दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। हम टेलीविज़न चैनलों पर जब देखते हैं कि 8, 10, 12 विंडोज़ खुलते हैं और उन पे चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना शुरू हो जाता है। कई बार थप्पड़ एक दूसरे को जड़ देते हैं लोग, ऐसा भी हुआ। गाली गलौज तो बहुत आराम से चल रहा है आजकल। ऐसा भी हुआ है कि किसी चैनल की चर्चा के तत्काल बाद किसी की मौत हो जाती है और चर्चा के दौरान भी वो सीने पर हाथ रखता दिखाई देता है व्यक्ति। और बहुत सारे इस तरह के तमाम वाकयात सामने आ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, टेलीविज़न चैनलों पर ये सब जो चीख पुकार है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक टेलीविज़न चैनल पर एक एंकर जिसकी आवाज़ गगनचुंबी है, वो इतना चीखता है, चिल्लाता है और गांव देहात के पुराने समय में जो एक ओझा सोखा होते थे, जो भूत उतारते थे, उनकी तरह वो चीखने लगता है, गांजा दो, चरस दो, मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। ऐसे चीखते चिल्लाते उसकी तस्वीर दिखाई देती है। अब जो पढ़े लिखे समझदार बहुत सारे लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये व्यर्थता का चरम उत्कर्ष है। ये एक तरह से निरर्थकता को एकदम आसमान तक पहुंचाने की टेलीविजन की कोशिश है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये ट्रिविलाइजेशन या एक तरह से चीज़ों को हल्का या सतही बना देना, उसका एक तरह से पहाड़ जैसा बनाना है उसको, बिल्कुल जैसे लगता है कि इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये तमाम जो आपका रिजेक्शन है पढ़े लिखे लोगों का, ये जो कमेंट्रीज हैं, ये जो उनको खारिज करने का जो एक तरीका है, वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल सहमत है जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गंदी चीज़ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव देहात में, कस्बे में, आप यकीन कीजिए, भारत यूरोप का कोई बहुत विकसित देश तो नहीं है। यहाँ ऐसे भी करोड़ों की तादाद है जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, और अगर हुई है तो वो बहुत ही अल्प शिक्षा है, या यूं कहा जाए कि किसी तरह साक्षरता है। और उसमें भी अगर टेलीविज़न चैनलों के जरिए जो चीज़ उनके यहाँ पहुँच रही है, वो उनको लगता है कि शायद यही सच है। इसलिए फ़र्क है कि शायद आपकी बात नहीं पहुँच रही है। पढ़े लिखे लोग, समझदार संवेदनशील लोग, जो समाज के सचमुच दोस्त हैं, वो उनकी बातें जमीनी जो लोग हैं, जमीन तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं बातें, और आपकी बातें आप ही जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों तक ही केवल पहुंच रही हैं। तो हो ये रहा है कि उन लोगों तक जिनकी संख्या करोड़ों में है, जो भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा बनते हैं, जो मतदाताओं को सबसे अधिक मतदाताओं में जिनकी आबादी है, उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां किनकी आवाज पहुंच रही है? वही गगनचुंबी आवाज के साथ चीखने वाले एंकरों की आवाज पहुंच रही है, थप्पड़ लगाने वालों की आवाज पहुंच रही है, गाली गलौज करने वालों की आवाज पहुंच रही है। और कोरोना के इस दौर में, बाढ़ की विभीषिका के इस दौर में, क्योंकि बिहार ही नहीं, उड़ीसा से लेकर असम तक, बंगाल, कई स्टेट बाढ़ की विभीषिका के चपेट में हैं। लेकिन बाढ़ की विभीषिका, कोरोना महामारी, अस्पतालों की बेहाली और सबसे बढ़ चढ़कर ये बेकारी, हर घर में बेकारी है। हर घर के नौजवान बेकार बैठे हैं, करोड़ों की संख्या हो गई है इनकी। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो मसले हैं, इन पर जो गंभीर चर्चाएं हैं, वो चर्चाओं से वो समाज अभी तक वंचित है। वो स्वयं झेल रहा है, लेकिन झेलते हुए भी वो अपनी गुर्बत, अपने एहसास से दूर भागना चाहता है, और टेलीविजन में उसको सहारा मिलता है। उसको कभी शिलान्यास में सहारा मिल जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ये भी कह सकता है, बहुत ही गरीब व्यक्ति, ठीक है, राम जी का मंदिर बन जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे रोटी आज नहीं मिल रही है, पहले भी नहीं मिला करती थी, लेकिन राम जी रोटी देंगे। जैसे राम जी ने जिंदगी दी है, वैसे राम जी रोटी भी दे देंगे, तो इसलिए राम का मंदिर जरूरी है। ये बातें भी कोई कह सकता है। अब आपको ये बातें अटपटी लगेंगी, लगें, लेकिन जो जमीनी असलियत है, जो जमीनी सच है, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और दूसरी बात, ये सुशांत सिंह की कहानी, सुशांत सिंह की कहानी को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये
डाइवर्जन की टैक्टिस है, एजेंडा सेटिंग है। हमें बहुत पुरानी बात याद आ रही है, वाल्टर लिपमैन की। उन्होंने पब्लिक ओपिनियन 1922 में किताब लिखी थी। उस समय एजेंडा सेटिंग जैसा टर्म या इस तरह का जुमला नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बात कही थी कि कैसे प्रेस जो है लेखन के जरिए कैसे एक तस्वीर लोगों के दिमागों में बना देता है और उसी तस्वीर के इर्द गिर्द ओपिनियन केंद्रित हो जाती है लोगों की। तो आज जो एजेंडा सेटिंग है चैनलों की या हमारे देश के मीडिया की, वो कैसे प्रभावी है और इसको हमारे सत्ताधारी कैसे खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और जानते हैं, ये जो आज का सच है। हम इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कुर्बान साहब, हम सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, कुर्बान अली बीबीसी में काम कर चुके हैं, दूरदर्शन में काम कर चुके हैं, राज्यसभा टीवी में काम कर चुके हैं और कॉलमनिस्ट हैं। कुर्बान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इस वक्त जीडीपी को लेकर जो कल बड़ी खबर ब्रेक हुई है, इसके पहले हम देख रहे हैं कि कोरोना में भारत जो है खासकर संक्रमित लोगों की जो संख्या एक दिन के अंदर जो हो रही है उसमें विश्व गुरु यानी नंबर 1 बन गया है और हम कुल मिलाकर नंबर 3 हैं पूरी दुनिया में। बेहाली जो है, बेकारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है, उसके जो आंकड़े आए हैं वो भयावह तस्वीर पेश करते हैं। इसके अलावा कम से कम भारत के 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका अलग है और खासकर उसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम जैसे राज्य तो बेतरह बेहाल हैं। इसके बावजूद हमारे टेलीविजन चैनलों पर सुशांत सिंह की स्टोरी इस कदर चल रही है कि आम लोग जो थोड़ा बहुत भी चीज़ों को समझते हैं वो भी सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जाहिर है वो उसमें मनोरंजन कभी देखता है, कभी वो रोमांच देखता है, कभी वो उसमें तमाम तरह की चीज़ें देखता है। तो ये क्या है? ये केवल बिहारे का मामला है? एक वह है ना कि बिहारे बिहारे में बहार है, तो ये बिहार तक केवल मामला सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? अब मैं नहीं जानता कि बिहार चुनावों में ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये कितनी अहमियत रखता है या इसका क्या असर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि जो बिहार की ज़्यादा बड़ी आबादी है वो उस तक सैटेलाइट टीवी की पहुंच नहीं है और ये आमतौर पे शहरी या मध्य वर्ग तक ही सीमित है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया का असर तो होता ही है। ये सारी चीज़ें जो टीवी शोज़ होते हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचते हैं, गांव-गांव तक पहुंचते हैं और उसकी अपने तरीके से व्याख्या होती है, उसका असर पड़ता है। लेकिन अ, अगर 1 मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि इससे चुनाव के लिए कोई फ़ायदा होने वाला है, अमुक पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है, तो भी क्या हम इसे स्वीकार कर लें, इसे एक्सेप्ट कर लें? क्योंकि ये तो कोई सभ्य समाज की बात ना हुई कि हम इस तरह के ट्रिवियल इश्यूज़ को लेकर के अपना एक जनमत बनाएं, लोगों का दिमाग तैयार करें और उसके आधार पर लोग वोट करें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा कि पुलवामा और बालाकोट के हमले वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उससे काफ़ी हद तक चुनाव प्रभावित भी हुआ। लेकिन जहाँ मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का आता है तो 1 मिनट के लिए ये समझ में भी आता है। हालांकि उसके ऊपर भी सवाल उठे थे कि वो कितना सही है, कितना गलत है, उसकी सच्चाई क्या है और ये सवाल आने चाहिए। लेकिन अभी जो लद्दाख में हो रहा है कश्मीर की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, अभी जो लद्दाख में हो रहा है चीन की तरफ से, उसको लेकर के जो सवाल हैं वो वाजिब सवाल हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। उनके लिए हमारे टीवी चैनल्स में कोई जगह नहीं है। तो ये सवाल टीवी चैनल्स के मालिक और जो उसके कर्ता धर्ता हैं, उसके प्रमुख हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप किस आधार पर ये कर रहे हैं। और हो सकता है कि तर्क ये आए कि साहब इससे मुनाफा है, पैसा मिलता है, तो क्या हम अपनी ये जो पत्रकारिता है जिस पे हम बड़ा नाज करते हैं, बड़ा गर्व करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय से लेकर के अब तक, उसे हम एक सत्य कथा और मनोहर कहानियों जैसी पत्रकारिता बना दें?
और मुझे उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हम इस पर फ़ख्र कर सकते हैं, इस पर संतोष कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं। और इस पर एक राष्ट्रीय बहस की ज़रूरत है और लोगों को भी आना चाहिए कि बहुत हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं, जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो इसलिए नहीं कि मेरे हम ख्याल हैं, बल्कि वो लोग कहते हैं कि भाई हम ऊब गए हैं, तंग आ गए हैं, कितना ये सुशांत सिंह राजपूत का मुकदमा चलेगा, कितना इसकी सुनवाई, इसकी पेशी, सीबीआई की जांच, हर मामले को लेकर के। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक वो कूद रहे हैं, इंटरव्यू लेने की होड़ लगी हुई है उस महिला के साथ जिसका इसमें नाम लिया जा रहा है। और बात फिर वहीं आकर के ख़त्म होती है कि क्या हम अपने थोड़े से मुनाफे के लिए या अपने किसी राजनीतिक लाभ के लिए इन चीज़ों पर उतर आएंगे? आखिर इस पर कहीं तो पूर्ण विराम लगना चाहिए। और चूंकि आप टेलीविज़न के आदमी हैं, मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये समझना चाहता हूँ कि ये मीडिया में, खासकर हमारे टेलीविज़न चैनलों का अगर आप कंटेंट देखिए, उनकी प्रोग्रामिंग देखिए, तो इतना दोहराव, सुबह सुशांत सिंह, दोपहर में रिया, फिर सुशांत रिया, फिर इसके बाद सुशांत सिंह रात को, आई मीन लगातार रिपीटिशन है, दोहराव है, बासीपन है, उबाऊपन है। इसके बावजूद ये चैनल एक ही तरह की कहानी इतने दिनों से चलाए जा रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि यह धंधे पर, टीआरपी पर कोई असर नहीं है? और ये क्या, इसका माजरा क्या है कि टीआरपी धंधा इनका बिल्कुल अप्रभावित है और प्रिंट जो है वो बेहाल है? अखबार, जो बड़े अखबारी हाउस हैं, उनकी मैगजीनें तक बंद हो रही हैं। अभी हिंदुस्तान टाइम्स का नंदन और कादम्बिनी बंद हो गई, बहुत सारे और अखबारों का यही हाल है। तो ये क्या कहानी आपको लगती है इसके पीछे? उर्मिलेश जी, ये टीवी चैनल्स का जो मामला है, भारत में जब से ये सैटेलाइट टीवी चैनल की क्रांति हुई है, इसमें जो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है, उसके कोई मायने नहीं है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में दो तरह के मीडिया होते हैं। एक जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होता है, जो आमतौर पे सरकार द्वारा या सरकार के ज़रिए से कंट्रोल्ड होता है या उसको बजट उसका वहाँ से आता है, जैसे बीबीसी है या हमारे यहाँ भारत में प्रसार भारती है, उस तरह के जो संगठन हैं। लेकिन यहाँ अपने यहाँ जब से सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ, पहले दिन से ही उसका मकसद मुनाफा कमाना था और किसी भी तरीके से किसी भी सीमा तक जाकर के मुनाफा कमाने की ये एक गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई। और उसके लिए आज तक न तो कोई नियामक बनाया गया और न कोई अथॉरिटी। और हमने अपनी तरफ से, यानी मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने तो संस्थाएं ज़रूर बना ली, लेकिन कभी भी कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया कि क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से दिखाया जाएगा, कितना दिखाया जाएगा, और समाज के प्रति हमारी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी भी है या नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि ये एक टीआरपी की रेस है। इसके अलावा सरकार इस मामले में इसलिए खामोश है कि बड़ी खूबी के साथ उसके लिए उसका काम जो है वो चल रहा है। और जो असल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए कि इस देश में बेरोज़गारी का क्या हाल है, अभी अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, इसके अलावा जो हमारा निर्यात है, आयात है, वो सारी चीज़ें, और पिछले 6 महीने से जो ये कोरोना का दौर है, इसमें जो लॉकडाउन के चलते हालत ख़राब है लोगों की, लोग भुखमरी के कगार पर हैं, बहुत लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, उस पर बहुत कम या नहीं के बराबर चर्चा हमारे टीवी चैनल्स में हो रही है। और बात वहीं आकर के रुकती है कि साहब जो बिकता है वो दिखता है। हालांकि इसके बारे में भी अभी कोई ऐसे आंकड़े नहीं आए हैं कि वाकई क्या लोग इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं, ट्रिवियलाइज करके जो खबरें दी जा रही हैं उनको देखना चाहते हैं। इसके बारे में भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं हैं, सबूत नहीं हैं। लेकिन लग ये रहा है कि एक जो एक रैट रेस, और उसमें हम पागलपन की हद तक
शामिल हैं और नतीजा ये हो रहा है कि असल मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं रही है और ध्यान उसकी तरफ से हटाया जा रहा है और जाहिर है कि ये सरकार को सूट करता है और इसके चलते कोई सवाल ना पूछा जाए सरकार से या जो संस्थाएं अकाउंटेबल हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उन सब की तरफ से ध्यान हटा दीजिए और ये चला दीजिए। पूरी दुनिया में एक ये माहौल बन रहा है हिंदुस्तान का कि क्या ये देश है 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का देश जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय खबरें कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, अगले 6 महीने बाद क्या स्थिति होगी हमारी अर्थव्यवस्था की, अगले 2-4 साल कैसे गुजरेंगे, जो बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है उसका क्या होगा, इसके अलावा कितने रोज़गार रहेंगे, कितने रोज़गार जाएंगे, कब तक हम इन हालात में जी सकेंगे, इस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, अपना माहौल बनाने वाली स्थिति है और इसे ख़त्म होना चाहिए, इसे दूर होना चाहिए। और हमारे साथ आकृति भाटिया हैं। आकृति भाटिया एक आर्थिक मामलों की जानकार शोध छात्रा हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि सामाजिक अर्थशास्त्र की शोध छात्रा। आकृति, हम आपसे सबसे पहला सवाल आर्थिक मसले पर ही करना चाहते हैं कि हमारे देश के टेलीविज़न चैनल, हमको याद है कि जब कोई यूपीए रिजीम में हो या इवन उसके पहले भी हो, जब कभी कोई बजट में कोई बड़ी बात आती थी या बजट के बाद कुछ चीज़ें लड़खड़ाती थीं तो खूब कहानियाँ आती थीं अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों पर। लेकिन अभी जबकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 40 वर्षों में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कि 23.9 माइनस में चला गया है हमारा जीडीपी। तो ये चीज़ कल के टेलीविज़न चैनलों में हमने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में थोड़ी देर के लिए आई, फिर गायब हो गई, कोई मेजर डिस्कशन नहीं हुआ। और हिंदी चैनलों पर तो सिर्फ एक चैनल जिसने खबर भी दिखाई, वरना सभी और चैनल उनके पास एक तर्क भी मिल गया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का कल इंतकाल हुआ, निधन हो गया, इसलिए उन्होंने उस खबर को बिल्कुल चलाई ही नहीं। कोई आज भी मैं समझता हूं कि कोई डिस्कशन शायद ही हो। तो ये जो चीज़ आपको कैसे आप समझती हैं इसको? एक सामाजिक अर्थशास्त्री ही नहीं, एक नागरिक होने की हैसियत से भी बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये मीडिया लिंचिंग का दौर कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। और बात सिर्फ मुद्दे डाइवर्ट करने की नहीं है, मुद्दों को बकायदा गाड़ने की साजिश है। एयर टाइम को खरीद लिया गया है। न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के बीच जो थिक बाउंड्री हुआ करती थी वो आज पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। जहां पे सीरियल्स, ड्रामा, ये सारे सोप्स, खाने पर जो कंटेंट कंज्यूम किया जाता था जैसे बिग बॉस, उनकी टीआरपी आज कम हो गई है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों की बढ़ गई है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। इन चैनल्स पे हायर किए जा रहे हैं एक्टर्स, जिंगल लिखने वाले लोग, स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी टेलर्स, जो फिक्शन में ज्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं। और हमने जब सिनेमा को न्यूज के लिए नहीं कभी देखा, तो आज हम न्यूज को एंटरटेनमेंट के लिए क्यों देखने लगे हैं, ये सवाल हमें बार बार पूछना पड़ेगा। और जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द आज के दौर में गाली बन चुके हैं, उसी तरीके से जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग और निष्पक्ष मीडिया है उसे भी एक गाली की तरह देखा जा रहा है और साइड लेना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। और उसमें पॉलिटिक्स भी आप काफी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देखें तो मुंबई पुलिस के ऊपर जो अटैक हो रहा है, शायद वो अगर एक रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट का स्टेट होता तो इस तरीके से शायद ना देखने को मिलता। बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह बिहार से थे, उसके वो भी एक कारण है कि क्यों आपको जो भी स्टडीज अभी हुई है कि उसमें 300 अगर वीडियोस डले हैं तो उसमें से 260 इसी मुद्दे पर आपको मिलेंगी, जैसे देश में और कोई मुद्दा बचा ही ना हो। और ये बात सिर्फ न्यूज देखने वालों की नहीं है, क्योंकि जो जीडीपी का स्तर निकल के आ रहा है और जो 80%
से ज्यादा लोग गरीबी रेखा की ओर ढकेल दिए गए हैं, उससे साफ निकल के आता है कि जो त्रिकोणावार किया गया था, डीमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, लॉकडाउन और तमाम ऐसी नीतियों से, तो उसमें जो बहुत बड़ी आबादी ने रोजगार खोए हैं, उनके पास आज आटा खरीदने का पैसा नहीं है, डेटा खरीदने का पैसा कहां से लाएंगे। तो बात बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि जो लेकिन रेगुलेटरी एजेंसीज हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोर्ट्स का जो रोल है, लॉयर्स का वो जो रोल है, वो अपनी बिजनेस माइंडेड विचारधारा से निकलकर बाहर आना जरूरी है और इस पर सख्त रोक लगानी तुरंत बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो आकृति हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल टेलीविजन चैनलों पर आर्थिक मसले की कभी कोई बात अगर होती भी है तो वो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। अब सवाल इस बात का है कि रेल, तेल, गैस, जितने सारे उपक्रम हैं, हवाई अड्डे, चाहे वो घाटे के हों चाहे मुनाफे के हों, सब बिक रहे हैं। कोई 50 साल की लीज में जा रहे हैं किसी प्राइवेट फर्म को, कोई कुछ हो रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जुमला है, इसके क्या मायने हैं और टेलीविजन चैनलों पर जो इसके मायने या एक नारे के तौर पे ये पेश किया जा रहा है। अब जैसे अभी हाल में पता चला कि आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ दिया गया कि खिलौनों में, खिलौना इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री में इंडिया को हब बनाना है या दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े उपक्रम लगाने हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो कहानियां इस तरह की आती हैं, कैसे आप इसको देखती हैं और इसका क्या अर्थ है? क्या इसका कोई आर्थिक स्तर पर इसकी कोई व्याख्या कर सकती हैं कि इसका क्या मतलब है जब सब कुछ बिक रहा है और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? ये जो आत्मनिर्भरता का बार बार नारा दिया जा रहा है, वो दरअसल आत्महत्या की तरफ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है हमारे अर्थव्यवस्था की, आज वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार के आंकड़े तो अभी आए भी नहीं है। जीडीपी के जो आंकड़े हैं माइनस में, वही दिल दहला रहे हैं। लेकिन जब रोजगार कितने स्तर पे गिर रहा है हर दिन, जब वो मालूम पड़ेगा तो पता चलेगा कि कितनी मौतें हो रही हैं इन सब नीतियों के कारण। तो ये चीज समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस पर जो त्रिकोणावार हुआ है, जिसमें डीमोनेटाइजेशन से ये कहानी चालू होती है और फिर रातों रात ये जो अभी संकट के दौर में लॉकडाउन से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, और जैसे गलत तरीके से जीएसटी, उसके भी आंकड़े आ रहे हैं कि वो पूरा एक तरीके से फेलियर हुआ है और उसमें टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो पा रही है। तो ये जो बहुत ही मिसप्लेस्ड नीतियां हैं वो दिखाती है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत दरअसल अंदर से है कैसा। और आत्मनिर्भरता की अगर हम पॉलिसी लेवल पे बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कोई मोदी जी पहले शख्स नहीं है जिन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की हो। नेहरू के जमाने से आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस की बात होती चली गई है, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान्स, उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात थी, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात थी। जो आज हम नवरत्न कंपनीज को नीलाम होते हुए देख रहे हैं, उसकी जो बुनियाद थी, जिसे स्ट्रांग बना के हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी बनी थी, वो दरअसल आत्मनिर्भर था। अगर हम ये पब्लिक सेक्टर बिकने की बात कर ही रहे हैं तो उदाहरण के तौर पे LIC जो एक ऑटोनमस बॉडी है, उसका उदाहरण देना चाहूंगी कि वो एक प्रॉफिटेबल बॉडी है, लेकिन उसे भी लगातार डाइवेस्ट किया जा रहा है। और अगर आप कोल इंडिया का भी उदाहरण लें, अक्सर एक कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि प्राइवेटाइज करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन अगर आप उदाहरण देखें कि मान लीजिए अगर 12,000 करोड़ का कहीं किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में NPA था, तो उसको डाइवेस्ट करके पब्लिक सेक्टर जितना जितना हुआ है, उसके बाद लाखों करोड़ के NPAs हमें देखने को मिले हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी मर्जर्स और तमाम VRS दे के लोगों को छुट्टियों पे भेजकर उनको बेरोजगार करके जो प्राइवेटाइजेशन का, वहां पर भी क्लियर रूट जो है वो साफ नजर आ रहा है। और ये क्या संकेत देता है? ये देता है कि जो बढ़ते NPAs हैं हमारे देश के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें बेल आउट करने के तरीकों से जो पब्लिक का पैसा उठाया जाता है, क्रिमिनल कैपिटलिज्म जैसा नेक्सस हमें समझने की जरूरत है इस पूरी साइकिल को। और ये क्लियरली आत्मनिर्भरता
का संकेत नहीं देता। टॉय इंडस्ट्री का उदाहरण निकल के आ रहा है, और टॉय इंडस्ट्री एमएसएमई का एक पार्ट है जो कि जरूरी उदाहरण है, पर सिर्फ एक इंडस्ट्री को आप उठा नहीं सकते, क्योंकि एमएसएमई की अगर एक तरफ आप पूरी बुनियाद को कुरेद रहे हैं तो दूसरी तरफ उसमें से एक उदाहरण उठा के, क्योंकि वो चाइना की तरफ कहीं ना कहीं तंज कस रहा है, आप पॉलिटिकली उसको उठाने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। रही बात चाइना से निपटने की, तो अब तो आपके पास रफाल भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब तो आप निपटने के योग्य होंगे चाइना जैसे देशों से। पर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। नए आंकड़े आ रहे हैं और वो साफ दर्शाते हैं कि कितने आत्मनिर्भर हम लोग हैं। तो दोस्तों, आपने कुर्बान अली साहब और आकृति दोनों की बात सुनी। मैं ज़्यादा अंत में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बस अंत में ये जरूर कहूँगा कि एक तरफ हमारे देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, समझदार है, संवेदनशील है, समाज के प्रति जवाबदेह है, वो टेलीविज़न चैनलों की वाहियात से वाहियात जो बातें हैं उनका लगातार जो उनकी जो गिरावट है उस पर चिंतित है, बेहाल है, परेशान है और चाहता है कि टेलीविज़न चैनल अपने को सुधारें। लेकिन टेलीविज़न चैनल सच पूछिए तो राजनीतिक अस्त्र बन गए हैं, एक राजनीतिक औजार बन गए हैं, और वो मीडिया का हिस्सा भी उनको कहना शायद अब कठिन है। लेकिन ये बात कि आम लोगों में, खासकर जो गरीब तबका है, जो गांव में, कस्बों में, शहरों में है, जिसके पास बहुत व्यापक संदर्भ नहीं है, उस तबके में जो टेलीविज़न की पकड़ है उसके बारे में ये जो पढ़ा लिखा समाज है, शायद कहीं ना कहीं कोई गैप है, शायद चीज़ों को समझा नहीं जा रहा है। इसका क्या विकल्प है, इसकी क्या असलियत है और कैसे ये चीज़ें समझी जा सकती हैं, कैसे इसको व्याख्यायित किया जा सकता है, मुझे लगता है गंभीर विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।